हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 और 3 के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। आपका बीएड सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम कब है? पहला 13 दिसंबर को है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और 16 को है आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, सो आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 1 की क्लास। आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। यूनिट 1 और 2 आपकी उसमें मैंने कवर कर दी थी, ठीक है। अभी आपकी यूनिट 3 और 4 बची हुई है, तो हम यहाँ पर उन यूनिट 3 और 4 से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अलावा पेड नोट्स जिसको परचेज करना है, पेड नोट्स में आपको यही पूरी PDF मिलती है। मैंने कई बार बताया है, यही पूरी PDF के फॉर्म में आपको नोट्स मिलते हैं, और साथ में आपको जो है उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो अगर आप पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 7208053840। इस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। एक मिनिमम सी फीस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, द स्कूल एंड इट्स फंक्शंस एंड रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। देखिए, क्वेश्चंस जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं वो इसी फॉर्म में इंक्लूड किए हैं। कॉपी कैसे लिखनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अ स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ लर्निंग बट अ मिनिएचर सोसाइटी, ठीक है। ये काइंड ऑफ छोटी सी सोसाइटी हो जाती है स्कूल, वेयर चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड टू लिव एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। वो किस लिए रहते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बताई जाती कि आप पढ़ लिख के कुछ अपने पर्सनल उसके लिए बन जाए। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का भी यहाँ पर आपका एम होता है इन द स्कूल। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज़, नॉलेज, सोशल स्किल्स। तो स्कूल के थ्रू हम लोग कल्चरल वैल्यूज़ को भी अपनी ट्रांसमिट करते हैं, नॉलेज और सोशल स्किल्स तो करते हैं। सो दिस मीन्स द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इज डायनामिक, इंटरडिपेंडेंट, डीपली रूटेड इन म्यूचुअल डेवलपमेंट। तो दोनों के डेवलपमेंट में डीपली रूटेड है, क्योंकि उसी स्कूल से बच्चे पढ़ के जब बाहर निकलेंगे, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों में स्किल्ड होंगे, तो वो सोसाइटी में जाकर भी वैसा डेवलप करेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। पढ़े लिखे लोग अगर सोसाइटी में आएंगे तो वो उसकी डेवलपमेंट में, फिर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में उसी तरीके से जो है हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दोनों आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ईच अदर, डेवलपमेंट दोनों का ही होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि शॉर्ट नोट्स में आप जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कर सकते हैं, तो इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं मिनिएचर सोसाइटी पे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, अब जॉन डेवी क्या कहते हैं? द स्कूल इज टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर सोसाइटी आउटसाइड इट्स वॉल्स, इन विच लाइफ कैन नॉट बी लर्न बाई लिविंग, बट इट इज सो प्यूरिफाइड, सिंप्लीफाइड एंड बेटर बैलेंस सोसाइटी। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ याद रख लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाके इस समय एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो आपका पूरा ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रही हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। दिस इज अ डेफिनेशन, यू विल लर्न एज इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू TP नन ने क्या कहा है? स्कूल शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज ए प्लेस वेयर अ सर्टेन नॉलेज इज लर्नड, बट अ प्लेस वेयर द एक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्रेंड फॉर दोज पर्टिकुलर फॉर्म्स विच आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्कूल ऐसा नहीं है सिर्फ एक कुछ नॉलेज दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। ये वो प्लेस है जिसमें स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हर जीवन के हर फील्ड के लिए उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। सो ये आप इस तरह से दो डेफिनेशन आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको समझ में आया? एक मैं आपको और टिप दूंगी आंसर लिखने के लिए। अब आपको अगर इसी चीज़ को और ब्रॉड में लिखना है, अपना कंटेंट और बनाना है, तो जो डेफिनेशन है उसको ही नेक्स्ट लाइन में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट बढ़ जाता है। This is a tip for those who are preparing for the last moment. Characteristics of a successful school. Point wise ऐसे लिख रही हूँ, depending upon your question आप अपने आप से explain करेंगे।
किसी भी एक स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सक्सेसफुल बनने के लिए? क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। एज वी ऑल नो दैट कि अब हमारे यहाँ चाइल्ड को फोकस में रखकर ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जैसा लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी समझ डेवलप होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे। इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है टीचिंग लर्निंग वो पूरा सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को। और इंक्लूसिवनेस मीन्स हमने पढ़ा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को साथ में लेकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड विजन इज द फोर्थ पॉइंट। एक्टिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट जो है एक्टिव होना चाहिए, मतलब उनको भी अपने बच्चे के जो है पूरे वहाँ स्कूल में किस तरह की क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बच्चा सीख रहा है, इस पर भी बच्चे को, पेरेंट्स को भी एक्टिव रहना चाहिए। फोकस ऑन वैल्यूज़ एंड सिटीजनशिप। अब आप जिस कंट्री के नागरिक हैं और जिस सोसाइटी में आप हैं वहाँ की वैल्यूज़ पर और जो है सिटीजनशिप पर हमें फोकस स्कूल को करना चाहिए। एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कूल। सक्सेसफुल स्कूल किसी भी तरीके से आएगा तो आप इनको स्ट्रॉन्ग वे में लिखेंगे। मैंने बार बार बोला है, आज ही जो वीडियो कॉपी वाला वीडियो बनाया है, कि आप लोग पॉइंट वाइज याद करिएगा, याद करना इजी हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ मोस्ट स्कूल क्या होते हैं। मोस्ट स्कूल के क्या क्या कंपोनेंट होंगे? उसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल और हेड, करिकुलम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। ओके, दीज आर द टोटल 7 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन आता है, आप इसी तरीके से इन 7 कंपोनेंट्स को लिखेंगे। अब ये क्या क्या होते हैं? वी ऑल नो दैट। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? द सेंट्रल फोकस ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़। भाई स्टूडेंट्स तो मेन फोकस तो उन्हीं का है, स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो स्कूल की ज़रूरत है क्या है। ओके, टीचर्स क्या होते हैं? फैसिलिटेटर्स होते हैं। प्रिंसिपल और हेड क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल लीडर होता है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट एंड लर्निंग गोल्स, करिकुलम में क्या होता है? क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लैब्स, प्लेग्राउंड, ठीक है। सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जो सपोर्ट सर्विसेज, ऑल भी जो पूरे काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को देखना। इसके अलावा पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स इजीली आप लर्न कर लेंगे। बहुत आसान भाषा में यहाँ पर मैंने कोशिश की है पूरा कंटेंट तैयार करने की। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्कूल, देखिए अब फंक्शन क्या होंगे? एजुकेशनल फंक्शन, कल्चरल फंक्शन, सोशलाइजेशन, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, functions of a school. Now in these points you can explain in your own language also. Imparting knowledge and academic skills, preserving, promoting and cultural values। भाई एजुकेशनल फंक्शन तो सबसे मेन यही है कि बच्चे को ज्ञान देना, नॉलेज देना, उसको एकेडमिक स्किल्स प्लस सोशल स्किल्स पूरे ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करना। कल्चरल फंक्शन ये आ जाता है कि अपने जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो अपनी जड़ें हैं, उनके बारे में भी बच्चे को बताना। सोशलाइजेशन, अगेन वी ऑल नो दैट कि टीचिंग नॉर्म्स, रूल्स, बिहेवियर, ये सारे जो हैं उनको बताना। मॉरल डेवलपमेंट, उनको एथिक्स और एटिकेट्स के बारे में बताना। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग वी टीच इन द स्कूल। इमोशनल ग्रोथ ऑल्सो, फोस्टरिंग एम्पैथी, लाइक कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस। बच्चे जब स्कूल में अपने पीयर्स के साथ में होते हैं तो वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके अब दोनों टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, भी ऑल नो दैट कि भाई हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते ही हैं उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर करियर के लिए, कि वो पढ़ लिख के कुछ बनेगा, ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ स्कूल, बिकॉज बच्चा, कोई भी देश का नागरिक सबसे पहले कुछ भी सीखता है तो वो फैमिली के बाद सेकेंड उसका क्या होता है? स्कूल जाता है वो। तो उस केस में आपको स्कूल जाता है, स्कूल में रहता है, तो इसका मतलब है वहाँ पर वो अपने नेशनल वैल्यूज़ या बाहर की जो बातें हैं वो वहीं से जाके मोस्ट ऑफ द चीज़ें सीखता है। तो यूनिटी को प्रमोट करना प्लस सिटीजनशिप वैल्यूज़ जो हैं, एज ए गुड सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पे देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है वो सिखाना स्कूल का काम में आता है, ठीक है। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब यहाँ से इतने से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि दीज आर द रिलेशनशिप क्या है। स्कूल्स आर सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय सोसाइटी टू फुलफिल एजुकेशनल नीड्स। क्लियर हो गया? सोसाइटी प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, कल्चरल वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। स्कूल्स प्रिपेयर स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ।
तो यहाँ से कुल मिलाकर स्कूल्स और सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप यही है कि स्कूल्स जो है वो एक तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो सोसाइटी ने ही क्रिएट किए हैं, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो नागरिक हैं, उसके लिए मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस। एंड ऑल्सो सोसाइटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज, प्रोवाइड करती कल्चरल वैल्यूज़ एंड ऑल द एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स फ्यूचर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक, गोल्स। स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट टू स्कूल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इसी तरह से स्कूल जो है, सोसाइटी जो है स्टूडेंट्स को क्या स्टूडेंट्स प्रोवाइड करती है, स्कूल्स को रिसोर्सेज देती है, कल्चरल वैल्यूज़ देती है, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी अपने बच्चे को लेके, गोल्स, फ्यूचर गोल्स को वो देती है स्कूल्स को। और स्कूल बदले में उन्हें क्या देता है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स रिगार्डिंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। क्लियर हो गया? तो ये हो गया रिलेशनशिप। अब जिस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर आप इसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन इंटीमेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को करते हैं इन्फ्लुएंस। अदर ऑल इन द इंडिविजुअल एजुकेटर्स एंड एजुकेट फाउंड इन स्कूल कम्स फ्रॉम सोसाइटी। और ऑन द अदर हैंड वी ऑल नो दैट कि जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, और जो बच्चे हैं, एजुकेट, दोनों ही कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं। तो हैंस इट इज़ ओनली नेचुरल दैट देयर थिंकिंग शुड इन्फ्लुएंस लाइफ इन द स्कूल। तो दिस मीन्स उनका जो थिंकिंग है स्कूल के अंदर वो उनकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी। उधर सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस स्कूल इन एज ग्रेट एज मेजर इन इट्स इन सेल्फ इन्फ्लुएंसेस स्कूल्स। अब सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है स्कूल को, क्योंकि सोसाइटी में जैसी सोसाइटी होगी हम लोग स्कूल में वैसा ही टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। लाइक इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन स्कूल्स अलग तरह से उनका करिकुलम एंड ऑल होता है। वेस्टर्न सोसाइटी है तो उनका स्कूल अलग, डिपेंड ऑन द सोसाइटी, नेचर टू नेचर, सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन सोसाइटी: प्रोड्यूस एजुकेटेड इन सिटीजन्स, प्रमोट सोशल चेंज एंड रिफॉर्म्स, रिड्यूसेस इनइक्वलिटीज एंड प्रमोट मोबिलिटी, इन्फ्लुएंसेस नेशनल डेवलपमेंट। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन सोसाइटी। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, जिन लोगों ने नोट्स खरीदा है उनके लिए भी मैं बता दूं, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे क्लियरली तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट आपको। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन स्कूल क्या होता है भाई? सोसाइटी की वजह से ही एम ऑफ एजुकेशन डिटरमाइन कर पाते हैं हम, ऐसे हम डिटरमाइन ही नहीं करेंगे। इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन जो हमारा इंडिया है उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कल्चर है, क्या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एजुकेशन का एम डिटरमाइन करेंगे और उसी के बेसिस पर हम स्कूल में अपना पढ़ाई कराएंगे बच्चों की। ठीक है। शेप्स करिकुलम, कंटेंट एंड टीचिंग मेथड्स अभी बताया। इन्फ्लुएंसेस स्कूल कल्चर एंड डिसिप्लिन पॉलिसीज, रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज़, नीड्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो सोशल, आपका सोशल और इकोनॉमिक दोनों बैकग्राउंड के जो नीड्स हैं उनको जो है उनमें इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन स्कूल, तो स्कूल पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आपकी सोसाइटी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टूवर्ड सोसाइटी, इसके अलावा है क्या, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टूवर्ड सोसाइटी? Impart quality education to all sections, develop responsible citizen with moral and civic values, promote inclusiveness and cater to diversity, collaborate with families and communities, uphold constitutional values like equality and secularism, serve as a center for school social upliftment and innovation. क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए और इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से लिख पाएंगे। लास्ट में जो ये कॉन्क्लूज़न है, ये पूरे इसी का कॉन्क्लूज़न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हिंट के लिए आपको मैंने दिया हुआ है कि आप इस तरह से कॉन्क्लूज़न लिखकर अपना जो है कंटेंट और इंक्रीज कर सकते हैं। स्कूल फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इट नॉट ओनली प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर पर्सनल सक्सेस बट ऑल्सो फॉर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अ सक्सेसफुल स्कूल स्ट्रेंथेन्स सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी शेप्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स। क्लियर हो गया? ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कोई भी ऐसा टफ नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, स्कूल बिल्डिंग। चलिए बात करते हैं। द स्कूल बिल्डिंग इज द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। ओके, इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट वेयर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस।
क्लियर? अ वेल डिजाइंड एंड वेल मेंटेन्ड स्कूल बिल्डिंग प्लेज अ क्रुशियल रोल इन प्रमोटिंग द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं स्कूल की बिल्डिंग का बहुत बड़ा बड़ा ही रोल है एक एजुकेशन सिस्टम में। जितनी अच्छी बिल्डिंग है प्लस मैनेजमेंट वेल डिजाइंड है, वेल मेंटेन्ड है, इन बिल्डिंग में जो है सारी जो है सुविधाएं हैं जो चाहिए होती बेसिक फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो सारी उपलब्ध हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं बच्चे के जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट है सभी के लिए प्रमोट करती है, सभी में हेल्प करती है एक डिज़ाइन वेल डिज़ाइंड एंड वेल मेंटेन्ड स्कूल। ठीक है, तो स्कूल बिल्डिंग का भी एक अपना रोल होता है। ऐसा ही नहीं किसी भी कमरे में कोई स्कूल बना दिया, स्कूल का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर उसका आर्किटेक्चर के थ्रू बनाया जाता है कि किस जगह पे किस तरह की क्लासेस होंगी, कहाँ पे आपका प्राइमरी लगेगा, सेक्शन लगेगा, कहाँ पर आपका सेकेंडरी सेक्शन लगेगा, कहाँ जूनियर लगेगा, किधर लैब बनाएंगे, किधर लाइब्रेरी बनाएंगे, किधर हम प्लेग्राउंड बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल बिल्डिंग, ओके, नॉट ओनली अ वन सिंगल थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुड स्कूल बिल्डिंग। देखिए, सपोर्ट करता है इफेक्टिव लर्निंग को, इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, encourages participation, facilitate administration एंड रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज आप ये पॉइंट लर्न कर लीजिए कि क्या क्या एक गुड बिल्डिंग की क्या ज़रूरत क्या है। उससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनेगा, आपका सेफ्टी भी इंश्योर करता है और साथ में कंफर्ट लेवल भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड होता है, इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करता है, और साथ में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको भी हेल्प होती है टू फंक्शन ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। और लास्ट में है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में, वेल मेंटेन्ड स्कूल में जाते हैं तो एक उसकी रेपुटेशन भी अच्छी बनती है ना, जिससे आपको भी लगता है कि हाँ नहीं, मुझे तो अपने बच्चे को इसमें ही डालना है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों को एक सेफ और साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट में ही पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपकी स्कूल की बिल्डिंग उस जगह पे बहुत मैटर करती है, अगर उसमें एक अच्छा प्ले ग्राउंड है तो आपको लगेगा कि यस, मेरा बच्चा जहाँ भी जाएगा खेलने कूदने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ये देख लेते हैं, क्लासरूम्स पता है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल्स ऑफिस, टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड, असेंबली एरिया, मेडिकल रूम एंड बाउंड्री वॉल एंड सिक्योरिटी गेट। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना टाइम है नहीं, 10 पॉइंट से है इनके कंपोनेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल स्कूल बिल्डिंग। क्या है, लोकेशन अवे फ्रॉम नॉइज एंड पोल्यूशन। तो भैया क्वालिटीज़ तो ऐसी है कि नॉइज़ और पोल्यूशन से अवे होनी चाहिए लोकेशन, लेकिन ऐसा तो अब पूरे मुझे तो लगता है कि जगह ही नहीं बची है ऐसे जहाँ पे नॉइज़ ना हो या पोल्यूशन ना हो। बट आइडियल स्कूल बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए। एसेसिबिलिटी है, इजी टू रीच फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, बच्चों के पहुंचने के लिए, और साथ में एसेसिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इको फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, यूज़ ऑफ नेचुरल सनलाइट, वेंटिलेशन, ग्रीन स्पेसेस। ठीक है, तो ग्रीन स्पेसेस जैसे ही हम जितने होंगे, अगल बगल पेड़ लगाइए, आप वेंटिलेशन अच्छा रखिए, नेचुरल लाइट दीजिए, ऐसे क्लासरूम्स होने चाहिए। इंक्लूसिविटी मीन्स रैम्प, लिफ्ट्स, स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अगर बच्चे, क्योंकि स्कूल है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, हम लोग बच्चों में हर अब कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, तो उसके लिए बच्चों को अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो रैम्प वगैरह प्रोवाइड कर उसमें होने चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले हैं वो भी उसमें जा सकें। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ डेज इन द स्कूल, कि स्मार्ट क्लासरूम्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वी ऑल सी इन द पब्लिक स्कूल, जो अच्छे स्कूल्स हैं। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पर है कंक्लूजन। यू डोंट नीड टू राइट अ कंक्लूजन, ऐसा ये जरूरी नहीं कि आप कॉपी में कंक्लूजन लिखें, बट एक पैराग्राफ चेंज करके भी आप ये डाल सकते हैं। ओके, A well-planned school building is more than just brick and mortar. It is सिर्फ पत्थर की और बनी हुई वो सीटें, क्या बोलते हैं, सीमेंट और गारे की बिल्डिंग नहीं है। इट इज़ a space that shapes the learning journey of a student। ठीक है, और आप देखिएगा एक बच्चे का एक स्कूल से बहुत अटैचमेंट हो जाता है। जब भी आप खुद भी, आपको भी अपने स्कूल से अटैचमेंट होगा कि हाँ ये मेरा स्कूल है, यहाँ पर मैंने अपने जीवन के कुछ बेहतरीन साल निकाले हैं। ठीक है, तो हर कोई अपने जो स्कूल से अटैच्ड होता है, तो वो सिर्फ एक ईंटें और उसका मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वो स्पेस है जहाँ पर आपका थ्रू लर्निंग जर्नी पूरी कंप्लीट होती है। इट शुड बी सेफ, तो कैसी होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, इंस्पायरिंग होनी चाहिए, सपोर्टिंग बोथ एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल क्लाइमेट। मीनिंग ऑफ ए स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट का मीनिंग क्या है?
मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट देख लेते हैं। स्कूल क्लाइमेट रिफर्स टू द ओवरऑल एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट एंड कल्चर ऑफ द स्कूल एज एक्सपीरियंस्ड बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ्स एंड पेरेंट्स। तो स्कूल क्लाइमेट की अगर बात आ जाती है तो ये बेसिकली ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करता है, जिसमें इन्वायरमेंट जो पूरा है आपका, देखिए जब आप हर स्कूल में जाएंगे, हर स्कूल में जाते जाते डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट, आपको घुसते ही समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा स्कूल है, इसमें ये है, तो पूरा उसका क्लाइमेट है, कल्चर ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट्स कैसे हैं, जो टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ, पेरेंट्स सब महसूस करते हैं, ओवरऑल एटमॉस्फेयर, उसकी बात हो रही है क्लाइमेट की। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ relationships, the tone of interactions, the value promoted and the feelings of safety and belonging within the school। तो जब आप किसी भी स्कूल में इंटर करते हैं ना, तो बेसिकली जो आपको एक फीलिंग आती है उसका प्लेग्राउंड देखकर, उसके क्लासेस देखकर, वो उसके स्टाफ इंटरेक्शन देखकर कि टीचर और बच्चों के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ें आप फील जो कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिलोंग्स टू विद इन द स्कूल, वो आता है हमारे स्कूल क्लाइमेट में। अब इसका देखिए समझ में आ गया, तो इस मीन्स फीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये टाइप्स की भी बात कर सकते हैं। एक पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, और एक न्यूट्रल और पैसिव। पॉजिटिव में मीन्स जैसे कि आप जाते हैं तो आप एक अच्छी फीलिंग आती है ना, बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। किसी जगह पे मे बी आप उसको उतना जस्टिफाई ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील गुड फैक्टर नहीं आता, कई लोग ऐसा बोलते हैं, आगे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो यहाँ पर स्कूल क्लाइमेट से वही मतलब है। पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट फ्रेंडली होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, इंक्लूसिव एंड सेफ, encouraging learning, collaboration and mutual respect। ओके, स्टूडेंट फील मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ गए। निगेटिव उसी तरह से, अगर निगेटिव होगा तो क्या, डोमिनेटिंग, कुछ फियर बाय फियर, डिसिप्लिन इश्यूज हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर कम्युनिकेशन, लेड्स टू स्ट्रेस, लो मोटिवेशन एंड पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, न्यूट्रल और पैसिव क्लाइमेट। न्यूट्रल या पैसिव क्लाइमेट भी एक है कि ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, लाइक फॉर्मल एंड फंक्शनल बट लैक्स वार्मथ एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल। आपको प्रॉपरली फंक्शनल तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो वार्मथ होती जो उससे बोलते हैं ना, एक आपको अच्छी सी फीलिंग आए, वो नहीं, उसकी कमी होगी। रूल्स आर फॉलोड बट मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी में भी लो। तो रूल्स व डिसिप्लिन तो सब फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर, स्टाफ के अंदर वो इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, वो एक क्रिएटिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल और पैसिव क्लाइमेट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्कूल क्लाइमेट, चलो इस पे बात करते हैं। देखिए कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए मैंने ये पॉइंट वाइज इसीलिए दिया है कि इजीली यू कैन लर्न फिजिकल, सोशल, एकेडमिक, डिसिप्लिनरी। ठीक है, ये सारे जो हमारे यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स हैं, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्लीन, सेफ एंड रिसोर्सफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सोशल का मतलब है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ। सोशल इंटरेक्शन वगैरह कैसा है, लेवल ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। एकेडमिक एनवायरनमेंट, टीचिंग क्वालिटी, करिकुलम डिलीवरी, फेयरनेस इन असेसमेंट। तो एकेडमिकली टीचिंग क्वालिटी कैसी है, टीचिंग मैथड्स कैसे यूज़ करें, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, करिकुलम जो भी आपका पूरा सिलेबस है कैसा डिलीवरी कैसे हो रही है, बच्चे को कैसे सिखाया जा रहा है, असेसमेंट वगैरह हो रहा है तो वो कैसा फेयर है कि नहीं, बायस तो नहीं है। डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में आता है क्लैरिटी एंड फेयरनेस इन रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। तो बच्चे जो है रूल्स एंड डिसिप्लिन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, वो भी फेयर हैं, बायस्ड नहीं है कि किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट भी वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके अलावा इमोशनल इन्वायरमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंकरेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग एंड टीचर एम्पैथी। तो सिंस ह्यूमंस क्या है, एक सोशल बीइंग है, तो उनका क्या होता है, सामाजिक प्राणी है, तो स्कूल भी एक सामाजिक ही है, मिनिएचर सोसाइटी है। तो वहाँ पर एक इमोशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मीन्स टीचर और स्टूडेंट के बीच में एम्पैथी होनी चाहिए। या बच्चे हैं अगर वहाँ हैं तो किसी ना किसी बात पर वो इमोशनली भी कभी स्ट्रेस में आ सकते हैं, कभी जो है किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो टीचर को एक एम्पैथेटिकल बिहेवियर होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ्स एंड ऑल्सो मैनेजमेंट टूवर्ड्स द स्टूडेंट और देयर parents। Now coming to the next, organizational cultural। तो लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, स्टाफ कोऑपरेशन, गोल सेटिंग, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट रिफर्स टू द इमोशनल एंड बिहेवियरल कनेक्शन दैट स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिलीज हैव विद द स्कूल। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया, दोनों पे यहाँ पर बात आती है, इमोशनल एंड बिहेवियरल कनेक्शन।
It reflects how involved and invested they are in school. Student management कैसा होगा? Students are interested, participated and motivated. आपके बच्चे जो हैं engagement उनकी तभी स्कूल में ज़्यादा होगी जब वो इंटरेस्टेड रहेंगे, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोटिवेट हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपने डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जीतने के लिए। एकेडमिक में तो करते ही हैं, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दिस मीन्स दे आर टोटली इंगेज्ड इन द स्कूल एक्टिविटीज़। इनकरेज टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने विचारों को खुल को प्रदर्शित करते हैं और साथ में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। टीचर का एंगेजमेंट की बात आती है। टीचर्स आर कमिटेड, इंथुजियास्टिक एंड कोलैबोरेट विद कलीग्स। टीचर्स भी कमिटेड हैं, अपने काम को लेकर सजग हैं और ऐसा नहीं है डीमोटिवेटेड नहीं है, इनकरेज्ड हैं कि हाँ आप बच्चों को आज ये चीज़ सिखानी है, आज वो चीज़ सिखानी है। अपने कलीग्स के साथ भी एक कोलैबोरेटिव नेचर में चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आपके साथी को कोई दिक्कत है तो नहीं आज मैं आपकी जगह क्लास ले लूँगा, आप हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से कोलैबोरेटिव। इन्वॉल्व इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट मेंटरिंग, और स्टूडेंट्स का प्रॉपरली ध्यान देना कि अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको सही तरफ दिशा देना। तो ये सारी चीज़ें साथ में स्कूल में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने करिकुलम को और अच्छी तरीके से कैसे डेवलप करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को और अच्छी चीज़ों सिखा सकें। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे टीचर इंगेजमेंट को शो करता है। फैमिली एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, पेरेंट्स आर वेलकम्ड एंड इन्वॉल्व इन स्कूल डिसीजंस एंड इवेंट्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स को एनुअल फंक्शंस में, स्पोर्ट्स डे पे स्कूल पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी। सेफ्टी रिफर्स टू फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ विद इन द स्कूल एनवायरनमेंट। तो सेफ्टी के भी यहाँ कई रीजंस हैं। टाइप्स ऑफ सेफ्टी इन स्कूल क्लाइमेट, फिजिकल, इमोशनल एंड साइबर सेफ्टी। आजकल एक नया आ गया है साइबर सेफ्टी, ठीक है। सिक्योर कैंपस, फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक टॉयलेट्स, ये फिजिकल सेफ्टी में आ जाएगा। इमोशनल का मतलब है रिस्पेक्टफुल रिलेशंस, नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर एंड एंटी बुलिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो दीज आर द इमोशनली आप सेफ्टी कैसे बच्चों की करेंगे। सपोर्ट सिस्टम है, काउंसलर और मेंटर्स आप प्रोवाइड कराइए। बच्चों को कोई ऐसा नहीं है डराने वाला बिहेवियर हो जाए। क्या बच्चों के स्कूल में होता है ना कि कई बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, बड़े केसेस आते हैं, तो वो सब अलाउड नहीं होना चाहिए। साइबर सेफ्टी एक नया आ गया है क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटली एक्सप्लोर्ड हैं, डिजिटली चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट पे, तो उनको ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराना कि वहाँ भी आप किसी ना किसी चीज़ से में फंस सकते हैं। साइबर बुलिंग भी बहुत आजकल चल रही है, तो सेफ इंटरनेट यूसेज के बारे में उनको बताना, डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में बताया जाना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर बुलिंग और ऑनलाइन थ्रेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बच्चों को बताना। और लास्ट में आता है सोशल सेफ्टी भी होती है, स्कूल स्ट्रक्चर दैट इज़ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, बायस और एक्सक्लूजन। तो सोशल सिस्टम का मतलब है कि आप एक दूसरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चे के सारे बच्चे स्कूल में आके एक ही जैसे हैं, आप इसीलिए यूनिफॉर्म वो पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ऑल आर यूनिफॉर्म, सभी एक हैं, नो बायसेस हेयर, ओके। प्रमोट से जेंडर सेंसिटिविटी, इंक्लूजन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो वो बच्चों में एक जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ इन सब में ऐसा नहीं, सब ऑल आर इक्वल और सेंसिटिव हैं कि उन्हें एज ए बॉय अगर आप गर्ल्स के साथ हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, और बॉयज़ हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, बिहेवियर, उस सब के बारे में ध्यान रखना, और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना। अगर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करना बच्चों को स्कूल में सिखाना, दैट इज कम्स इन सोशल सेफ्टी। लास्ट में आ जाता है हमारा कि इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लाइमेट ऑन स्टूडेंट्स एंड क्लाइमेट ऑन टीचर, दोनों पर क्या होता है। अगर आपका स्कूल का क्लाइमेट अच्छा है, जितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं डिस्कस किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की अच्छी होगी, बिहेवियर उसका सही रहेगा, मेंटल हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इंगेजमेंट उसकी कैसी होगी, और वैल्यूज़ एंड सिटीजनशिप। तो अगर बच्चे का स्कूल क्लाइमेट का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे कैसे पड़ता है, उनके एकेडमिक बिहेवियर पे पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उनका जो खुद का बिहेवियर है उस पर भी पड़ेगा, पर्सनैलिटी पर, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, इंगेजमेंट पे पड़ता है, वैल्यू, सिटीजनशिप, और जो आप वैल्यूएबल पर्सन बन के आप बाहर निकलते हैं, उन चीज़ों पर स्कूल क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है वो हमने ऊपर समझा। इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लाइमेट ऑन टीचर्स भी पड़ता है भाई। जॉब सेटिस्फैक्शन अगर अच्छा है तो जॉब सेटिस्फैक्शन उनको होगा, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर और अटेंशन पर फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल क्लाइमेट का टीचर्स पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काइंड ऑफ फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
लास्ट में कंक्लूजन आप लिख देंगे, जिससे आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्कूल क्लाइमेट इज अ पावरफुल फोर्स दैट शेप्स एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन विद इन अ स्कूल। ठीक है, अ पॉजिटिव, इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल स्कूल क्लाइमेट लेड्स टू बेटर लर्निंग, इमोशनल वेलबींग एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं कि स्कूल क्लाइमेट का बहुत ही एक पावरफुल फोर्स है सभी के जीवन में, चाहे वो बच्चे स्टूडेंट हों, चाहे टीचर हों, और ओवरऑल आके सोसाइटी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर आगे जाके वही बच्चे जब देश का भविष्य करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो देश पर पड़ेगा। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट आता है टॉपिक अगेन आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइम टेबल। लॉन्ग क्वेश्चन आया है 15 मार्क्स का। Meaning of a school timetable. A school climate is a systematic schedule that shows the time, place assigned for each subject, teacher, class throughout the school. डे एंड वीक। ठीक है, तो टाइम टेबल बेसिकली क्या है? एक सिस्टमेटिक शेड्यूल है। ठीक है, जो क्या शो करता है कि किस टाइम पर और किस जगह पर कौन सा टीचर किस क्लास में जाएगा, कहाँ पर वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और कौन से क्लास में वो पूरे उसके वीक में कितने पीरियड्स होंगे, डे पूरे दिन में किस क्लास में कितने पीरियड होंगे। मीन्स पूरा ओवरऑल जो शेड्यूल होता है फॉर टीचिंग प्रोसेस का, लर्निंग प्रोसेस का, वो स्कूल टाइम टेबल में मैंशन होता है। It is the backbone of a school organization, ensuring that all teaching and learning activities are conducted in a planned and organized manner. ठीक है, तो आपने देखा ये स्कूल का टाइम टेबल जो है वो इस क्लास का टाइम टेबल अलग आता है, मंथली प्लानर अलग आता है, सिलेबल प्लानर अलग आता है। तो बेसिकली ये सब क्या है? एक टाइम टेबल के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका आया था उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन एंड फंक्शंस ऑफ टाइम टेबल ऐसे करके आया था। तो पढ़ते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। वर्कलोड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग टीचर्स। नो टीचर शुड बी ओवरबर्डन्ड और अंडर यूटिलाइज्ड। ओके, तो ये होता है जस्टिस एंड इक्वलिटी का प्रिंसिपल कि सभी टीचर को इक्वली जो है काम वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा नहीं कोई तो बहुत सारे पीरियड्स ले रहा है, कोई अंडर यूटिलाइज है, कोई किसी के ज़्यादा फ्री पीरियड्स हैं। दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। सब्जेक्ट शुड बी अरेंज टू मेंटेन इंटरेस्ट एंड अवॉइड मोनोटोनी। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स शुड नॉट बी प्लेस बैक टू बैक। अब जो है ऐसा नहीं है कि आप पहले मैथ्स पढ़ लिया, फिर साइंस पढ़ लिया, फिर इंग्लिश पढ़, बैक टू बैक ऐसा आपका टाइम टेबल नहीं बनाया जाता बच्चों का। बच्चों को पहले कुछ फ्री हल्का पीरियड, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड, फिर थोड़ा सा हल्का एक्टिविटी पीरियड, पी पीरियड, योगा पीरियड, ये सारी चीज़ें इसीलिए इंक्लूड की गई हैं स्कूल में। और एक होता है हाँ पी होता है, योगा होता है, और इसके अलावा एक्टिविटी होता है कोई, तो वो सारा एक गेम्स पीरियड होता है। तो वो सब क्या है कि बच्चे को ओवरऑल मैनेजमेंट करना है बैलेंस्ड वे में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द टाइम टेबल शुड बी एडजस्टेबल ड्यूरिंग अनफॉर्सीन सिचुएशंस। अब मान लीजिए आपका पीरियड था लेकिन टीचर नहीं आया, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट बनती है कि उस जगह पे आपको प्रॉक्सी पीरियड है तो दूसरे टीचर को देना है, या बच्चों से कुछ और इवेंट्स करानी है। नेक्स्ट आता है कुछ और इवेंट्स के में अगर टीचर इंगेज है तो उस केस में बच्चों को और एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाए। प्रिंसिपल ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ ऑफ रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके पास स्कूल है में चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। रूम्स, लैब्स, टीचर शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली टू अवॉइड क्लैशेज और आइडलनेस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स शुड हैव कंटिन्यूस पीरियड्स स्प्रेड अक्रॉस द वीक, नॉट बंच टुगेदर। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट पीरियड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से बोलेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। द शेड्यूल शुड मैच स्टूडेंट्स अटेंशन स्पैन, हार्डन सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग। तो ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात करी गई है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा शुरू में जब आया है स्कूल में तो वो थोड़ा सा एक्टिव है, तो उस समय आप थोड़े हार्डर सब्जेक्ट रखिए। फिर दोपहर में हो सकता है लंच ब्रेक के बाद थोड़ा लेजी हो जाए, तो थोड़े ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो लाइट हों। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन इंक्लूड्स प्रॉपर ब्रेक्स फॉर रेस्ट, फिजिकल एक्टिविटीज एंड सोशल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? तो रेस्ट और रिक्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप 7 पॉइंट प्रिंसिपल्स में याद कर लीजिएगा और वहाँ जाके आप अपने आराम से इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक फिर टाइम टेबल प्रिपरेशन। सर्वे एंड डेटा कलेक्शन। टोटल पीरियड्स अवेलेबल पर वीक, नंबर ऑफ क्लासेस, टीचर्स, सब्जेक्ट्स एंड रूम्स। तो इस तरीके से जब आप पूरा सर्वे डेटा कलेक्शन रखेंगे अपने पास, तभी आप टाइम टेबल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज पीरियड एलोकेशन, ये भी टेक्निक है। एलोकेट पीरियड्स एज पर करिकुलम गाइडलाइन, 6 पीरियड्स वीक फॉर साइंस, लाइक दिस।
ठीक है, टीचर प्रेफरेंसेस एंड अवेलेबिलिटी, कंसीडर टीचर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस इफ पॉसिबल। तो देखिए, अब देखिए जब हायर क्लासेस में जो है बड़े जो साइंस के टीचर्स अलग हैं, मैथ्स के टीचर अलग हैं, साइंस मैथ्स में भी फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा, तो वो बेसिस उनके स्पेशलाइजेशन की वजह से। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मास्टर फॉर्मेट, यूज अ ग्रिड टू मैप टाइम स्लॉट्स, क्लासेस, टीचर्स एंड रूम्स। तो इसके लिए प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना, ग्रिड सिस्टम, ट्रायल एंड एडजस्टमेंट। अब ऐसा नहीं है कि एक हमने सोच लिया अब वही वही करना है, मान लीजिए उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, उस जो हमने टाइम ग्रिड वगैरह या अपना टाइम टेबल बना लिया, तो क्या करिए, उसको चेंज करके एडजस्ट करिए दूसरी तरह से। फाइनल रिव्यू एंड प्रिंटिंग, और फाइनली उसको रिव्यू किया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसकी प्रिंट करके आप सर्कुलर वाइज टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को भेज सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ टाइम टेबल में क्या क्या होता है। एक तो देखिए मास्टर और होल स्कूल टाइम टेबल बनता है, जो पूरा कंप्रिहेंसिव शेड्यूल फॉर ऑल पीरियड्स, फॉर ऑल क्लासेस एंड फॉर ऑल टीचर्स, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट होता है टीचर के लिए टाइम टेबल बनता है, इंडिविजुअल टीचर्स शेड्यूल शोइंग वेयर एंड व्हाट दे टीच ईच डे। प्रेसिडेंट्स डबल बुकिंग एंड हेल्प विद वर्कलोड मैनेजमेंट। तो टीचर्स के लिए एक टाइम टेबल अलग बन गया, क्लास का टाइम टेबल एक अलग बन गया, शोज सब्जेक्ट्स एंड टीचर्स असाइन टू ए स्पेसिफिक क्लास थ्रू आउट द वीक। क्लियर। देखिए क्लास टीचर्स अलग होती हैं, हर स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स अलग होती हैं। दिस इज़ अ मीन्स इम्पॉर्टेंट वर्क आप कह सकते हैं, टाइम टेबल का पूरा मैनेजमेंट। एंड स्पेशलिस्ट टाइम टेबल इज सेपरेट टाइम टेबल्स फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर लैब्स, हेल्प्स इन एलोकेटिंग शेयर्ड स्पेसेस। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ टाइम टेबल अगर आ जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये आ सकता है आपके पास फीचर ऑफ गुड टाइम टेबल। तो क्लियरली डिफाइंड टाइम पीरियड्स एंड ब्रेक्स होना चाहिए, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड रूम यूज़, फॉलो एजुकेशनल गोल्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, रिफ्लेक्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एक्टिविटी पीरियड्स इन द मॉर्निंग। देखिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब यही है कि बच्चे को इमोशनल, उसकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को भी ध्यान में रखना है, कि ऐसा नहीं कि सब डिफिकल्ट पीरियड एक साथ पढ़ा दिए और फिर गेम्स का, पी का, एक्टिविटी का दूसरे दिन कर दिया। नहीं, वो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन अ वीक। और अब तो देखिए सीबीएसई की तरफ से एक नो बैग डे भी चला है, कि आपको साल में कितने दिन, 10-12 दिन जो है नो बैग डे भी स्कूल में रखना है। उस दिन बच्चे सिर्फ एक्टिविटी करने ही स्कूल जाएंगे। तो वो क्या है, बेसिकली बच्चों को आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत फोकस किया जाता है। नॉट दे, उनको किताबी कीड़ा सिर्फ नहीं बनाना है, एक्टिविटी के थ्रू उनको लर्निंग प्रोसेस को बनाना है। इंक्लूड एक्टिविटीज़, असेंबलीज एंड को करिकुलर ब्लॉक्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस अब आ गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। अगर जो है टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी भाई, डिसिप्लिन और ऑर्डर को प्रमोट करेगा। इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, हम मैक्सिमम अपने जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन एंड ओवरलैप, अब कन्फ्यूजन होने में या किसी पीरियड के एक दूसरे पे ओवरलैप होने पर उस पर हमारा, उससे बचाएगा। सपोर्ट एकेडमिक प्लानिंग, हम एकेडमिक को उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, और अब जो हमारी एफिशिएंसी है, मॉनिटरिंग मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, और टीचर्स और स्टूडेंट की एक्टिविटी को भी प्रॉपर मॉनिटर भी किया जा सकता है। देखिए जब भी कोई, हम लोगों ने पढ़ा है पहले की यूनिट्स में, अगर हम कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो भी हमने प्लान किया है क्या वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इफेक्टिव है देन ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर इफेक्टिव नहीं है तो वी हैव टू चेंज, वी शुड चेंज आवर प्लान अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो आपका प्लान बी है उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी जो आपने प्लान किया है, प्लानिंग किया है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक लेबोरेटरी। चलिए देखते हैं। A laboratory is a practical learning space where students conduct experiments and hands-on activities. We all know that, ठीक है, कि प्रैक्टिकल वहीं पर सीखता है बच्चा, लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ सीखता है। टाइप्स क्या हो गई, साइंस लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब। तो अकॉर्डिंग टू मी देखिए इतना कठिन नहीं है ये, बस ये है चूंकि है कि एक आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तो आपको लगता है कि अरे एक बहुत कुछ है, बट दिस दी ऑल आर जो है आपका, जो आपने अपने जीवन में देखा है स्कूल में वही चीज़ें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, रेनफोर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इनकरेजेस इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। क्लियर हुआ। अभी अब बताइए लैब की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। यही इंपॉर्टेंस होगी कि भाई आपका बच्चे का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसने सीख तो लिए, जब उसको प्रैक्टिकल करके देखेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा।
ठीक है। इंक्वायरी और डिस्कवरी, और जब वो प्रैक्टिकली चीज़ें करेगा तो हो सकता है कई नई क्वेश्चंस उसके अंदर आए, वो कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए उत्साहित हो जाए, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग एंड इंक्वायरी। ऑब्जेक्टिव भी इसका यही है, जो देखिए इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव मिला के आप एक ही चीज़ लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी यही, उद्देश्य भी तो यही है कि बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए, टू सपोर्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चा इनकरेज हो जाए टू इंक्वायर एंड डिस्कवरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसके लिए सपोर्ट करना, यही उसका उद्देश्य है हमारी लेबोरेटरी का। बेनिफिट्स अगेन सेम ही आ जाएगा, इनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, डेवलप ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग स्किल्स। ठीक है, तो देखने में इतना बड़ा दिख रहा है बट मीनिंग ओवरऑल सेम ही है। आप अपने दिमाग में अगर 2-3 लाइन स्पेसिफिक बना लेते हैं तो यू विल बी एबल टू राइट, बहुत अच्छा लिख पाएंगे आप। फंक्शंस में आते हैं, कंडक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शंस भी यही इसका हो गया, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड कंप्यूटर्स। क्लियर हो गया, बताइए इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगर लेबोरेटरी में क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में तो आप 1.5 से 1.5 पेज में इन्हीं को अच्छे से लिख सकते हैं। ये इसी पे आप यहाँ पर बना दीजिए फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंस यहाँ बीच में लिखिए, इंपॉर्टेंस 2-3 लाइन खींच के बना दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालिए, बेनिफिट डालिए, पूरा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड एंड प्लेग्राउंड। ये हमारे सब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल के जो कंपोनेंट होते हैं। लेबोरेटरी देख लिया, अब हम यहाँ पर फील्ड और प्लेग्राउंड देख रहे हैं। अ फील्ड और प्लेग्राउंड इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ठीक है भाई, हमारे किसी भी स्कूल में प्लेग्राउंड क्यों चाहिए, फील्ड क्यों चाहिए, कि बच्चे सुबह सुबह जाके प्रेयर करें, तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, स्पोर्ट्स खेलें, शुड बी सेफ, ओपन एंड वेल मेंटेन्ड। ठीक है, सपोर्ट्स इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, टीचर टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड फेयर प्ले, इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड रिक्रिएशन। पार्टिसिपेशन में और चीज़ों को नई तरीके से समझने में बच्चों को हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बताइए, टू इंश्योर फिजिकल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, टू टीच टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप। तो बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो मेंटल डेवलपमेंट भी, और खेलने से तो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। टीम वर्क को प्रमोट करता है, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करता है। बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव्स हेल्थ, कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, एनकरेजेस लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स। फंक्शंस में अगेन आ जाएगा, होस्टिंग फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स गेम्स ड्रिल्स, स्कूल इवेंट्स। तो हम सभी को पता है कि बड़े बड़े स्कूल्स में जो है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। उसमें तरह तरह की फिजिकल क्लासेस बच्चों को कराई जाती हैं, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये सारे गेम्स बच्चे खेलते हैं। रेस वगैरह उनको ऑर्गेनाइज की जाती है। तो बेसिकली जो है गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसके थ्रू प्लेग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्टल। हॉस्टल क्या होता है, हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। हॉस्टल्स प्रोवाइड बोर्डिंग फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट हु कम फ्रॉम डिस्टेंट एरियाज। जो दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए हॉस्टल क्या होते हैं, बोर्डिंग फैसिलिटी है, मीन्स उनको रहने की जगह प्रोवाइड करती है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। मस्ट इंक्लूड डोरमेट्रीज, स्टडी रूम्स, मेस, टॉयलेट्स एंड मेडिकल रूम। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वो डोरमेट्रीज जिन्हें बोलते हैं, वो एक ही रूम में कई सारे बेड्स लगे होते हैं। स्टडी रूम होता है, मेस, मेस ये खाने वाली मेस है, कैंटीन जिसे हम लोग बोलते हैं, टॉयलेट्स और मेडिकल रूम, ये सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। इंपॉर्टेंस इसका क्या हो जाता है, ऑफर एक्सेस टू एजुकेशन टू रूरल और रिमोट लर्नर्स। अब जो बच्चे दूर से आते हैं या शहर के बाहर से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो यहाँ पर आके दूर से कहीं से आ रहे हैं तो रहकर हॉस्टल में पढ़ाई कर सकते हैं। टीचर्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ केयर, तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंस ये रहती है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपनी खुद की केयर करना उसको जल्दी आ जाता है। इनकरेजेस कम्युनल लिविंग एंड डिसिप्लिन, और साथ में वो कम्युनिटी के साथ में जब रहता है, क्योंकि अगर हॉस्टल में है तो डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे कम्युनिटी से आए हुए बच्चों के साथ आप रहते हैं, तो एक तरह से आपको एक सबके साथ एडजस्ट करना रहना आता है, और साथ में एक डिसिप्लिन भी आपको समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रमोट प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज। तो क्लियर हो गया, ये तो ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंस में डिस्कस किया। टू इंश्योर एंड अनइंटरप्टेड एंड सेफ एजुकेशनल जर्नी। और देखिए बहुत सारे बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं तो वो एक साथ सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक अनइंटरप्टेड उनकी जो पढ़ाई का माहौल रहता है कि सभी पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को वहाँ से इंकरेजमेंट मिलता है, हमें भी पढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। बेनिफिट अगेन वही आ जाएगा, प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड डिसिप्लिन, ऑफर ए स्टेबल एनवायरनमेंट विद सपोर्ट।
और फंक्शंस में आ जाएगा प्रोवाइड फूड, लॉजिंग, सुपरविजन एंड स्टडी टाइम। तो वी ऑल नो दैट कि हॉस्टल में हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, तो टाइम मैनेजमेंट बच्चे सबसे जल्दी सीख जाते हैं। प्रॉपर आपको नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है, क्लास का टाइम है, अगेन स्नैक्स का टाइम है, और पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें हैं सबका एक प्रॉपर टाइम होता है। सपोर्ट इमोशनल एंड एकेडमिक नीड ऑफ रेसिडेंट स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो बच्चों को जो है प्रॉपर सपोर्ट, उनके इमोशनल लेवल पे अगर कहीं वो वीक हैं तो वहाँ भी सपोर्ट दिया जाता है, और एकेडमिक नीड में तो सपोर्ट दिया ही जाता है। नेक्स्ट आता है स्टाफ रूम। A designated space for teachers to prepare, relax and collaborate। तो अब भाई टीचर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको जाके एक रेस्ट रूम तो चाहिए, रेस्ट करने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी। तो वो वहाँ पर एक प्लेस दिया जाता है, एक रूम होता है, हॉल होता है, जहाँ पर टीचर जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, और साथ में जो है अपनी नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। शुड इंक्लूड सीटिंग, स्टोरेज, रिसोर्सेज एंड रिफ्रेशमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, टीचर्स को हर टीचर के लिए पर्टिकुलर एक स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी ज़रूरी चीज़ें या क्लास की या बच्चों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रख सकें। अपना जो रिसोर्सेज है और रिफ्रेशमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस प्रमोट्स प्लानिंग एंड कॉपरेशन, reduce fatigue between classes, encourages a professional interaction and idea sharing। तो इस जगह पर इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है स्टाफ रूम की? देखिए, पहली बात तो टीचर्स जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए या अपने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ एंड ऑल कराना है बच्चों को, तो उसके लिए प्लानिंग के लिए प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है। साथ में अदर टीचर्स के साथ एक कोऑपरेशन की भी जो होता है, इसमें सहयोग भी एक दूसरे का कर सकते हैं। दूसरे टीचर हैं अगर आपस में डिस्कस करके कुछ अलग एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर सकते हैं, नए आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी होता है, और साथ में जो आपका लगातार क्लासेस लेने के बाद एक जो थकान है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। Objectives to provide teachers with space for rest and preparation discussed, to encourage professional discussion and planning। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बेनिफिट क्या है? रिड्यूसेस टीचर स्ट्रेस एंड इनकरेज प्रोडक्टिविटी। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेस एंड ऑल आपका कम होता है तो उसके बाद अगेन आप चार्ज हो जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फोस्टर कोलैबोरेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फंक्शंस में आ जाते हैं यूज्ड फॉर लेसन प्लानिंग, इवेल्युएशन एंड स्टाफ मीटिंग्स। इसके अलावा स्टाफ की मीटिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है, बच्चों की कॉपी वगैरह जो टीचर्स बैठ के चेक करते हैं उसके लिए, साथ में लेसन प्लान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेफ स्पेस फॉर टीचर इंटरेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। नेक्स्ट आता है लास्ट, क्लासरूम, द कोर लर्निंग स्पेस वेयर टीचिंग टेक्स प्लेस। तो क्लासरूम को क्या कैसे अगर डिफाइन करने को आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासरूम, देन दिस इज द कोर लर्निंग स्पेस वेयर टीचिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस। शुड बी स्पेसियस, वेल लिट, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, इक्विप विथ बोर्ड एंड फर्नीचर और बोर्ड प्रॉपर होना चाहिए। Importance: facilitates effective teaching and learning, supports concentration and order, must allow flexibility for group work, discussion and technology। तो अगर आपका क्लासरूम बढ़िया है तो उस बच्चे भी जो टीचिंग लर्निंग है वो ही उतनी इफेक्टिव होगा, वो पूरा प्रोसेस। कंसंट्रेशन भी बच्चे का स्ट्रांग होगा कंसंट्रेट करने में, और फ्लेक्सिबिलिटी जो ग्रुप वर्क है या डिस्कशन है या टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जैसे आजकल डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, तो उन सारे का यूज़ क्लासरूम्स में किया जाता है, जो आपको पूरी तरीके से बच्चों को सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, टू डिलीवर करिकुलम इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड सेफ इन्वायरमेंट। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम का, कि स्ट्रक्चर्ड और सेफ इन्वायरमेंट में जो करिकुलम है उसको बच्चों को सिखाया जा सके। टू क्रिएट अ स्पेस कंड्यूसिव फोकस लर्निंग, ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर बच्चे लर्निंग पर फोकस रहें। बेनिफिट: एनेबल 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इनकरेजेस ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड अटेंटिवनेस। तो बेनिफिट इसका क्या है कि जो 1-to-1 इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको ये सही बनाता है, उसको सही करता है या उसको आसान बनाता है, और साथ में इनकरेज करता है प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में, और अटेंटिवली क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो अटेंटिवनेस को भी प्रमोट करता है। फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग डेली लेसन्स यहाँ पर क्लास में होते हैं, सपोर्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, डिस्कशंस एंड असेसमेंट। क्लियर? असेसमेंट टेस्ट भी वहीं पर होते हैं, अगर क्लास में कोई ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है तो भी वहीं पर होगी, कोई डिस्कशन होगा तो भी क्लासरूम में ही होगा। तो दीज आर द फंक्शंस। नेक्स्ट है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एंड सिस्टम। इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आया हुआ है।
एक चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल और सिस्टम कैसा होगा वो देखते हैं। अ चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इज वन दैट प्लेस द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, इंक्लूजन, लर्निंग एंड वेलबींग। तो एक चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के सहायक स्कूल समझ लीजिए, वो कैसा होगा जहाँ पर बच्चा ही सेंटर में होगा सारे टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशनल प्रोसेस के लिए। उसी को ध्यान में रख के करिकुलम डिज़ाइंड होगा, उसी की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा, इंक्लूजन को ध्यान में रखा जाएगा कि सभी तरह के बैकग्राउंड के बच्चे आके वहाँ पर पढ़ें, चाहे सोशियो इकोनॉमिकली अलग हों या स्टेट वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, लैंग्वेज वाइज, किसी भी तरीके से अगर वो डिफरेंट है तो इंक्लूजन वहाँ पर हो और उन्हीं को अच्छी तरीके से सिखाना, यही चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के में आएगा। अब की फीचर्स क्या होंगे इसके? सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है, अभी हमने बात करी। एक्टिव लर्निंग मेथड्स होंगे, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होगा उसमें, हेल्थ और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, टीचर सेंसिटिव होगा, टीचर ऐसा नहीं कि रूडली बात कर रहा है, बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, एम्पैथेटिक बिहेवियर उसको अपनाना होगा। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, साथ में पेरेंट्स और लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी अगर टाइम टाइम पर ये रिव्यूज़ लेना कि हाँ, आपको पेरेंट्स को रिव्यूज़ लेना कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या फीडबैक भी लेते हैं स्कूल आजकल की, अगर कोई इनको प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को कोई दिक्कत है तो वो उस पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, इनकरेजेस रेगुलर अटेंडेंस एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। अगर स्कूल जो आपका चाइल्ड फ्रेंडली है तो बच्चे फिर रेगुलर आने में मज़ा करते हैं, उनको मज़ा आता है कि नहीं नहीं हम तो स्कूल जाएंगे, अच्छा लगता है, तो इससे जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी रिड्यूस होता है। प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल एंड सोशल, सभी तरह का डेवलपमेंट स्कूल में किया जाता है। सपोर्ट्स द राइट टू एजुकेशन, यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए एक स्कूल फ्रेंड जो ये चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की बात है, ये किसको सपोर्ट करेगा? जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसके अंतर्गत 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में यूएन का भी कन्वेंशन आया था राइट्स ऑफ द चाइल्ड में, कि उनको बच्चों को के लिए क्या आपको बेसिक नीड्स हैं और एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड में आ गया है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है स्कूल, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। टू मेक स्कूल इंक्लूसिव, सेफ एंड जॉयफुल पीसफुल, तो बच्चे को सेफ महसूस हो, साथ में इंक्लूसिव हो, जॉयफुल हो, वहाँ पे बच्चा अच्छे से जाए तो इन्जॉय करे, इनकरेज हो, मोटिवेट हो, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए। बेनिफिट क्या है इसके? इम्प्रूव अटेंडेंस एंड रिटेंशन, आगे हमने डिस्कस किया। बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन, इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, ये हमने अभी डिस्कस किया था। फंक्शंस कैसे आप लिख सकते हैं? इंश्योर सेफ, क्लीन, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, promotes child-centered teaching and inclusive policies, provides facilities like gender sensitivity, टॉयलेट्स, रैम्प्स, मिड डे मील्स एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर एक चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम होगा तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल फाइनेंस, इस पर भी क्वेश्चन आता है खूब। स्कूल फाइनेंस में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल फाइनेंस, पूरा उसका डिफाइन करने को चलिए देखते हैं। आया हुआ है लास्ट के 2 सालों में, किसी एक में पेपर में है। मीनिंग ऑफ स्कूल और एजुकेशनल फाइनेंस और बजट, अगर आता है मीनिंग ऑफ स्कूल बजट, स्कूल बजट आ जाए, स्कूल फाइनेंस आ जाए, एजुकेशनल फाइनेंस आ जाए, अगर 3 क्वेश्चंस में इसमें आएंगे तो आपको यही पूरा लिखना है कंटेंट। Meaning, school finance refers to the planning, generation, allocation, utilization of funds, ठीक है, to meet the various educational and operational needs of a school। तो स्कूल की जितनी भी एजुकेशनल और ऑपरेशनल नीड्स हैं उनके लिए जो भी फाइनेंस, जो भी एक बजट या फंड होता है, उसकी प्लानिंग, उसको जनरेट करना, साथ में एलोकेट करना, यूटिलाइज करना प्रॉपरली, दिस ऑल कम्स इन अंडर एजुकेशनल फाइनेंस, बजट और स्कूल फाइनेंस, ठीक है। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स द स्कूल फंक्शंस स्मूथली, resources are available and educational objectives are achieved efficiently। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर प्रॉपर अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, स्मूथली पूरा स्कूल का सिस्टम चलेगा प्रॉपरली, सारे जितने भी रिसोर्स हैं उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, एजुकेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एम ऑफ एजुकेशन है, उसको अचीव करना ही आसान हो जाएगा अगर प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब स्कूल के सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है?
द इनकम ऑफ ए स्कूल में कम फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एंड इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, तो कई तरीके से डिपेंड ऑन किस एरिया का स्कूल है, गवर्नमेंटेड है, नॉन गवर्नमेंटल है, पब्लिक है, गवर्नमेंट एडेड है, सेल्फ फाइनेंस है, डिपेंड ऑन द वैरायटी यहाँ पर रूल्स इनकम के सोर्स होते हैं। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़। जो गवर्नमेंट वाले होते हैं या एडेड होते हैं तो उनमें फंड्स जो हैं वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ से दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स में इंक्लूड सैलरी ग्रांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रांट्स और मिड डे मील फंडिंग। तो हम सभी जानते हैं जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर्स की सैलरी भी सरकार की उससे आती है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पैसा सरकार देती है, मिड डे मील वाली जो प्लानिंग है उसके लिए भी सरकार की तरफ से पैसा आता है। तो दीज आर फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। ट्यूशन फी एंड अदर स्टूडेंट फी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर सर्विसेज। तो जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें तो जो स्टूडेंट से पैसा आ रहा है उनकी एकेडमिक फ़ीस, ट्यूशन फीस, उसी से वो, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। इंक्लूड एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, डेवलपमेंट फीस एंड लाइब्रेरीज। सो वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट आ गया जो डोनेशंस एंड इंडोवेंट्स होते हैं, फंड्स गिवन बाय एलुमनी, फिलंथ्रोपिस्ट, एनजीओज एंड ट्रस्ट। तो डोनेशंस भी कहीं ना कहीं स्कूल्स को मिलती हैं। यूज फॉर स्कॉलरशिप्स, बिल्डिंग फंड्स और इम्प्रूविंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सब जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, फंड्स, बिल्डिंग के लिए फंड्स, ये सारी डोनेशंस के रूप में हम लेते हैं स्कूल्स। इसके अलावा नेक्स्ट इनकम का क्या होगा, इनकम फ्रॉम स्कूल प्रॉपर्टी। अब स्कूल की जो बड़ी प्रॉपर्टी है उसके से भी उनकी इनकम कैसे हो सकती है, रेंट फ्रॉम स्कूल बिल्डिंग्स, ऑडिटोरियम्स, प्लेग्राउंड्स ड्यूरिंग नॉन स्कूल आवर्स। तो जब स्कूल नहीं चलते हैं तो उनको किसी दूसरे काम के लिए कभी कभी स्कूल की आप जो बिल्डिंग है उसका रेंट दे दिया जाता है, तो उससे भी उनको इन तरह की इनकम होती है। सेल ऑफ स्कूल प्रोड्यूस्ड आइटम्स लाइक स्कूल मैगजीन्स एंड क्राफ्ट वर्क। तो आप देखते हैं बच्चे जो हैं वो क्या एग्जीबिशन लगाते हैं स्कूल में, बुक फेयर वगैरह लगता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह का उसको बेच के भी स्कूल में कुछ फंड्स इकट्ठा होते हैं। एड फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज। तो एनजीओज से भी हेल्प मिलती है। सपोर्ट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर CSR विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ से भी फंडिंग उनको मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन से और एनजीओ से। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंसिस एक्टिविटीज़ लाइक इनकम फ्रॉम स्कूल कैंटीन, स्कूल शॉप्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन सारी चीज़ों से भी स्कूल में इनकम होती है। एंड द लास्ट है इंटरनेशनल फंडिंग। इन सम केसेस इंटरनेशनल बॉडीज और एजुकेशनल फंड्स लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ में ऑफर ए फाइनेंशियल असिस्टेंसेज। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का स्कूल है। अब इनका फाइनेंस तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर स्कूल में कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1 स्टाफ की सैलरी। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द स्कूल बजट। स्टाफ की सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड पेमेंट्स टू टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, गेस्ट फैकल्टी एंड सपोर्ट वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में खर्चा होगा आपका बिल्डिंग को, क्लासरूम को, लेबोरेटरीज को, हॉस्टल्स को। इसके अलावा वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयरिंग है, क्लीनिनेस, ये सारी चीज़ों में खर्चा होगा स्कूल का एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट आ गया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स लाइक परचेज ऑफ बुक्स, टीचिंग एड्स, स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर, चार्ट्स, लैब मटेरियल्स। तो इन सब के परचेज में, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के परचेजिंग में आपका एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वेलफेयर सर्विसेज लाइक मिड डे मील, हेल्थ चेकअप्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड काउंसलिंग। सो ये तो पब्लिक स्कूल्स में तो ऐसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही है, तो एक तरह से उनका एक्सपेंडिचर्स में आ जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑफिस में जितना इक्विपमेंट यूज़ हो सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर्स रख रहे हैं, फ़ोन एंड इंटरनेट है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन। अब जो स्कूल एग्जाम और एवेल्युएशन कराता है उसके लिए प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ एंड एवेल्युएशन वर्क, तो इसमें पैसा लगता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो टीचर्स के लिए करवाए जाते हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह दिलवाना, उसमें एक्सपेंस होता है। कल्चरल एंड को कल्चरल एक्टिविटीज़ में खर्चा करते हैं, लाइक स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डे, कॉम्पिटिशन्स एंड एक्सकर्शंस। नाइन्थ आता है लाइब्रेरी एंड ICT मेंटेनेंस, परचेज एंड रिन्यूअल ऑफ बुक्स, जर्नल्स, सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंस एंड इंटरनेट सर्विसेज। तो इन सारी चीज़ों पे आपका स्कूल का एक्सपेंडिचर्स होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इन स्कूल्स। अब इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का क्या मीनिंग है, चलिए देख लेते हैं मीनिंग। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस refers to the system of policies, processes, leadership and administrative mechanism that guide, regulate and effective functioning of an educational system। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस क्या मतलब है, जो सिस्टम ऑफ पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ हम स्कूल में लगाई जाती हैं, जो भी प्रोसेस है, लीडरशिप बेसिकली, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट आ जाता है इसके अंतर्गत, जो कि पूरा गाइड करता है, रेगुलेट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, कि इसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो उसके लिए गाइड करना, रेगुलेट करना, पॉलिसीज़ लेकर आना, और जो सारी चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, वो सब काम आता है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो इस बात को तय करते हैं कि कैसे पूरा आपका ये एजुकेशन सिस्टम है वो एक ट्रांसपेरेंट रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, कि बोलते हैं ना स्कूल्स कि हाँ मेरे यहाँ आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा, तरह तरह की इंश्योरिटी देते हैं। जब आप जाते हैं स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, एक बड़ी सी बुकलेट मिलती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं कि हमारे स्कूल में क्या है अबाउट स्कूल। नेक्स्ट आता है इसके की एरियाज़ क्या हैं। अब इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का एरिया ऑफ वर्क क्या है, रिक्रूटिंगमेंट ऑफ स्टाफ। तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट कौन करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, इनवाइटिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर वैकेंट पोजीशंस इन द स्कूल, टीचिंग और नॉन टीचिंग, दोनों के लिए रिक्रूटमेंट स्टाफ का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इंश्योर क्वालिफाइड, कम्पिटेंट एंड कमिटेड स्टाफ आर हायर्ड। तो भाई स्कूल में जब स्टाफ अच्छा होगा, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तभी तो आगे जाके स्कूल का वो तो समझे मेन बैलेंस वहीं से स्टार्ट होगा। मेन आपका रूट वही है कि स्टाफ अच्छा होना चाहिए। टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टीचर रिस्पेक्टिवली कम है। तो और ये इसी से प्रॉपर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी, रिसीविंग एंड शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशंस, formation of a recruitment committee, conducting written test, interview, demo class and selection based on merit, reservation and institutional needs। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है स्टेप्स। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। तो पहला हो गया रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन रिफर्स टू द फाइनल प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। एज वी ऑल नो दैट कि एक वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म फिल करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर डेमो क्लास, तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट को चुनना इनका काम है। क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी एज पर NCTE एंड UGC नॉर्म्स। जैसा हम सबको पता है कि इंडिया में जो स्कूल्स में NCTE और UGC नॉर्म्स के ही बेसिस पर टीचर्स को हायर किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी में आपका क्या है, जो ये 1 से 12 तक के स्कूल होते हैं तो उसमें TGT PGT में CTET वगैरह की रिक्वायरमेंट कर दी है। अब जैसे UGC में आपने जो क्राइटेरिया उनके हैं उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और क्लासरूम परफॉर्मेंस देखी जाएगी, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी देखा जाता है। तो ये दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर स्टाफ सिलेक्शन। प्रोसेस क्या रहेगा, एवेल्युएशन ऑफ क्रेडेंशियल, पर्सनल इंटरव्यू, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेडिकल फिटनेस चेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सब तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सारी चीज़ तो कॉमन प्रोसेस है। अब स्टाफ अप्रेजल है कि अगर आपने किसी को सेलेक्ट किया है तो कुछ सालों नौकरी करने के बाद एक अप्रेजल भी तो होगा कि आपने क्या किया है, उसके बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अप्रेजल इन द एवेल्युएशन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस यूजुअली डन एनुअली और पीरियोडिकली। ठीक है, टाइम टू टाइम पे वो किया जाता है। टू एसेट एफिशिएंसी, डेडिकेशन एंड ग्रोथ। तो जिस अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस है स्टाफ की अकॉर्डिंग उसका अप्रेजल भी डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कहाँ पे अचीवमेंट है और कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके लिए किया जाता है। टू गाइड प्रमोशंस, रिवॉर्ड एंड ट्रेनिंग नीड्स। और प्रमोशन उसके बेसिस पे किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, या फिर आपको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर कहीं कोई कमी है तो वो करवाई जाए। टूल्स और मैथड इसके क्या होंगे, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स, पीयर रिव्यू एंड स्टूडेंट का भी फीडबैक लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन बाय द प्रिंसिपल एंड सीनियर स्टाफ भी ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्मेंस, मेरिट्स, रिजल्ट्स, इनोवेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट। और टीचर्स एज ए टीचर कितना वो स्कूल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका क्लास का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं।
नेक्स्ट आ गया आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। इट रिफर्स टू कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू स्टाफ टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए एज ए टीचर ऐसा नहीं कि आप एक बार डिग्री लेके टीचर बन गए तो आपका वहीं पे लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया। टीचिंग लर्निंग तो आप कर रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस तो आप कर रहे हैं, बट आपका अपना खुद का जो है लर्निंग प्रोसेस हमेशा स्टार्ट रहना चाहिए। आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड एज ए टीचर भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जो पढ़ के आए डिग्री ले गए वहीं पे खत्म, नहीं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज ए टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके लिए भी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इनहेंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड लीडरशिप। अब जो नया टीचिंग रूल आ गई है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है तो टीचिंग स्टाइल बदल रहा है, टीचिंग मेथड बदल रहा है, तो इसलिए आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। कीप्स टीचर्स अलाइंड विद न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि NEP 2020 के बाद सभी कुछ चेंज हो गया, सिलेबस, करिकुलम, एवरीथिंग चेंज्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम जो पहले पढ़ते थे अब पढ़ते ही नहीं हैं, अब पढ़ते हैं, बट अब हमारा तरीका अलग हो गया। जैसे सेमेस्टर एग्जाम हो गए, आपके इवन वाले जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑड वाले सब्जेक्टिव होते हैं, तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बूस्ट मोटिवेशन, मॉरल एंड करियर प्रोग्रेशन। तो वो आपको मोटिवेट भी करता है, मॉरली भी मोटिवेट करता है, और साथ में करियर प्रोग्रेशन भी होती है। एक्टिविटीज़ क्या है, वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार्स, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स भी होता है। इनकरेज रिसर्च और पब्लिकेशन, रिसर्च के लिए, पब्लिकेशंस वगैरह के लिए इनकरेज होता है। जो अगर आप अप्रेजल का या उनको किसी तरीका से होता है ना, इंसान को कुछ मोटिवेशन दिया जाए कि हाँ आपका अप्रेजल होगा अगर आपने ये किया वो किया, तो ऑब्वियसली वो और अच्छे से काम करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू टीचर लर्निंग सर्कल्स। नेक्स्ट लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स। ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग भी आपका आ जाता है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम, फॉर प्लानिंग, रिव्यूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पॉलिसी डिस्कशन। और मीटिंग्स करना, इसमें स्टाफ मीटिंग्स, PTA मेंबर्स की मीटिंग्स, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है स्कूल्स में, उसे बोलते हैं PTA मेंबर, गवर्निंग बॉडी मीटिंग्स एंड डिपार्टमेंटल मीटिंग। तो ये सारी मीटिंग्स की जाती हैं। इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर एजेंडा एंड सर्कुलेट इन एडवांस। जो भी एजेंडा है स्कूल का मीटिंग्स में तय होता है, लाइक आपको फीस इंक्रीज करनी है या नए स्कूल से ये नियम बनेंगे, कई तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें तय की जाती हैं। मेंटेन अटेंडेंस एंड माइन्यूट, इंश्योर ओपन पार्टिसिपेशन, टाइम बाउंडेडनेस, फॉलो अप विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। और जो भी मीटिंग्स में पहले डिसीजन लिए गए तो उनको फॉलोअप भी किया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो कितना सक्सेसफुल है। कंक्लूजन में आप कैसे लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इंश्योर्स दैट ए स्कूल फंक्शन प्रोफेशनली, एथिकली एंड एफिशिएंटली perform. It creates a structured system for staff management, encourages a culture of excellence, ensures the achievement of academic and developmental goals in alignment and educational policies. Community expectations. Clear हो गया? ये तो कंक्लूजन था, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 3 मैंने आज पूरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट हम यूनिट 4 करेंगे। अच्छे से आप इसको 2-3 बार पढ़िए। सारी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। प्लेलिस्ट को पूरा चेक करिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा आपको और पूरा ये भी दिखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे।